the poet tells us about the great, surprising deeds that can be done by fancy imagination. One can play it for creative spring, even in autumn or winter. One हाँ. can utilize it, create immortal beauty in one's हम्म. mind, or even to have a sweet beloved that will never lose her beauty, हाँ ठीक lost है. her beauty. ठीक है. तो उसमें ये है कि डिफरेंट सीजन में जब सीजन चेंज होते हैं तो एक सीजन जो है दैट्स नो मोर अवेलेबल. ठीक है. जैसे जो है स्प्रिंग के जी, अगर बाद मैं वही वाला समझ. कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर इस हाँ कॉन्टेक्स्ट की जगह लिख दूँ ऑलमोस्ट तो चलेगा? ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है. अगर इन केस अगर आपको खुद से क्रिएट करना पड़ता है तो ये जो पोएम होती है उसको देख लेते हैं कि ये जो लाइनें हैं ये फ्रॉम द बिगनिंग है, मिडल है या एंड है. ठीक है. तो उस हिसाब से समरी का जो टोटल सर जो वो आपको वाला जो समरी अभी आता है मैंने आपको पढ़ के सुनाया वो तो एक समरी ही थी ना, मतलब रेले. पूरी हाँ ऐसे पोएम का हो उसने ऐसा छोटा ही है. सा ऐसा ही उसने है. हमें बताया। मैं आपको उसने इस तरह से नहीं बताया कि स्टेंजा के से मैं पहले बता वाले कुछ बताया हो, मैं बताता हूँ. ये स्टोरी जो है मैच किए ये हो। एक्चुअली ये थोड़ा सा जी अगर गेस हो जाए कि ये लाइनें या फ्रॉम द बिगनिंग है या मिडिल है या एंड में ली गई हैं. अगर इस तरह से हो तो हम ये हैं जो टोटल समरी होती है पोएम की उसका अगर ये लाइनें बिगनिंग में हैं तो उसका बिगनिंग पार्ट जो है उसको बयान कर देते हैं. अगर वो लास्ट जी, लाइन है समटाइम्स तो ऐसा भी लास्ट में, होता है। अगर फ्रॉम द मिडिल है तो मिडिल में जो है यानी टोटल पूरी समरी की लिखने की जरूरत नहीं होती. अगर ये शॉर्ट पोएम है तो शॉर्ट पोएम में ये होता है कि हम ऑलमोस्ट सारी ही समरी जो है पोएम की लिख देते हैं मुख्तसर करके. या लेकिन ये बहुत आप जो है केयरफुल रहिएगा क्यों बात करते हैं हम इसको कॉन्टेक्स्ट लिखते वक्त बहुत ज़्यादा लाइनें लिख देते हैं और उससे जो है हमारे पास फिर जो है बाकी किसी क्वेश्चन के लिए टाइम कम रह जाता है. तो अब जो इतनी लिमिट है निशान लगा लें कि मैंने जो है इतनी लाइनें लिखनी है. देख लें एक लाइन में कितने वर्ड आ रहे हैं. तो टोटल जो है जी सर, इसमें. मैं तो यही प्रेफर करूंगी कि मैं एक कॉन्टेक्स्ट उसकी समरी बना लूं, हाँ अगर हाँ मैं इस तरह ऐसे से ही. कर लूं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तो अगर आपको जो है खुद से भी बनाना पड़े तो बना लें, नो प्रॉब्लम. ये सही है. हम इसको सर मतलब कि अगर मैं कहीं से भी आ रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट सेंटर से आ रहा हो या लास्ट से आ रहा हो या बिगिनिंग से आ रहा हो, मैं चाहूंगी कि मैं हर पोएम में सिर्फ एक समरी बना लूं हाँ और समरी उसी की हर पोएम में वो मतलब मैं यूज कर जाऊं, जहां मर्जी से स्टैंजा आ असल जाए में मैं वही वो कॉन्टेक्स्ट हर जगह यूज करूं, तो मैं कर कॉन्टेक्स्ट सकती हूँ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि ये जज करना होता है एग्जामिनर ने कि इस जो स्टूडेंट है उसने ये पोएम पढ़ी भी है कि नहीं, उसको पोएम की कुछ समझ भी है कि नहीं, बस ये जज करने के लिए होता है. तो आपने उसके मुताबिक जो है वो लिखना है कि आप ऐसा एक्सप्रेशन देना है कि आपने पोएम पढ़ी हुई है और आपको इसके बारे में पता है. ठीक है. ये जो असल चीज़ है वो ये है, जी आप इसको सर, जेल में मतलब कि मैं रखिएगा. हम्म. सर अब देखें, अब मैं कहीं से भी स्टेंजा आ रहा है लेकिन मैं सिर्फ एक समरी ही लिख रही हूँ, हाँ मैं समरी. उसे बिगिनिंग वाला नहीं लिख रही, मैं कुछ भी नहीं कंसिडर हाँ. करी, मैं जस्ट उसको शॉर्ट करके समरी लिख रही हूँ, तो ये भी चलेगा चाहे लॉन्ग चल है जाए. हाँ या ठीक वो है. पॉइंट या शॉर्ट है। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा तो ही. फिर मैं वही प्रेफर करूंगी, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा. अब जो है इन दिस. क्योंकि इस तरह से हमारा टाइम जी यहाँ जी. पे भी बच जाएगा। जी. इन दिस पोएम जॉन कीट्स enunciated सर एक्चुअली मैं ये कह रही थी, जी. हेलो. सर मुझे एक और क्वेश्चन है। अब हमारे तकरीबन जी सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही. जी हमारे सर 7 7 रह गए हैं पास पेपर्स। हाँ तो हाँ मैं चाह रही थी कि लास्ट में मैं आपको कुछ रिटन वर्क दूं ताकि आप हाँ मुझे जज कर सकें और जहां पे हाँ. मिस्टेक हो आप मुझे बता सकें। ठीक तो है. हाँ इस तरह से कर लेते ताकि हम पास पेपर 7 पास पेपर्स हैं, हम इस तरह से कर रहे थे, हाफ पास पेपर पर डे कर रहे थे। तो ठीक है. आप इस तरह से कोई स्केड्यूल बना लें ताकि हमें कोई लास्ट 16 में लास्ट क्लास होगी आई गेस, क्योंकि हमने हाँ 16 को स्टार्ट किया था। तो ठीक है. लास्ट में जो 2 3 दिन हो तो हमारे पास वो रिटन वर्क के लिए हो जाए। ठीक है सही तो है. हमने अब इस तरह से पूरा ये सिलेबस कवर करना है ताकि हमें हाँ आप जो भी इसमें वो पेपर टाइम टेबल। करेंगे, आप जो भी पेपर करेंगे तो उसका जो जो भी आप लिखेंगे तो मुझे जो है वो सेंड कर दीजिएगा, हम जब भी लिखें. ठीक है. और जी आप अजान. ऐसा करें ना, मुझे लास्ट में कोई टेस्ट बना के दे दें, वो मैं मतलब देखे बगैर बेटा खुद से टेस्ट सॉल्व कर तो लूंगी, आपको टेस्ट फिर मैं सेंड कर टेस्ट दूंगी। बनने हुए हैं. एक जो है एक क्वेश्चन एक क्वेश्चन किसी और पेपर से ले लें, एक क्वेश्चन किसी और से पेपर लें, 4 5 क्वेश्चन में तो आपका एक रेडीमेड टेस्ट हो जाएगा. ऑलमोस्ट सिमिलर ही है. हमने देखें ये दूसरा तीसरा टेस्ट है. तो मुझे तो इसमें कुछ भी स्ट्रेंजनेस नज़र नहीं आ रही. हालांकि जी मेरा जी मैंने अभी एग्जाम नहीं देना वरना मैं इसको मेमोराइज करूं. तो इसमें कोई नथिंग, बहुत सिमिलरिटी है तुम सारे टेस्ट में. ठीक है. उसकी वजह ये आपने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, स्टोरीज आपको पता है, मुझे बताने में आसानी होती है. ये बात है. ठीक है बेटा. जी, मुझे था कि आप बस मुझे कहीं से रैंडम दे देते ना, तो और मुझे थोड़ा आइडिया हो जाता कि चले मैं सही पढ़ रही हूँ कि नहीं। मैं दे दूंगा, मैं बना दूंगा.
ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं बना दूंगा, पेपर चले वो बना फिर दूंगा। हम लास्ट में देख लेंगे। हाँ तो ठीक अभी है, सिर्फ सेकंड डेट है और हमारे 7 पास पेपर्स रहते हैं, ठीक और है। इस हिसाब से हमारे 15 को अगर हम पर डे हाफ करें तो 15 को हमारे खत्म होते हैं। हाँ ऐसे लेकिन ही। कुछ हमें 1-2 पास पेपर इस तरह से करने पड़ेंगे कि हमें एक दिन के अंदर ही खत्म करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, कर लेंगे, कोई मसला नहीं। कोई एक, जी अगर कोई रह भी गया तो एक आध लॉन्गर क्लासेस हो जाएगी, कोई मसला नहीं। चलें, ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू ओके। सर। The context जी है, थैंक in this poem John Keats enunciated a unique idea, यानी मेंशन करता है एक स्ट्रेंज आइडिया को, about the plight of human imagination. If you let your imagination freely wander, अगर आप इसको आज़ादी से घूमने देते हैं, it can make you such images of pastoral beauty. Pastoral देहाती इलाका होता है, खुले इलाके की जो ब्यूटी है वो आपके सामने उसकी पिक्चर बना के रख देगी। सच पैरागॉन्स ऑफ ग्रीक गॉडेसेस, ग्रीक गॉडेसेस जो हैं उनके पैरागॉन्स, ये तो या तो उनकी रिहाइशगाह हैं या उनके जो हैं टेम्पल्स वगैरह हैं, उनको जो है वो लाइक सिसिरस डॉटर, ये उसकी डॉटर्स के भी यानी जो ग्रीक गॉडेसेस हैं उनके जो हैं उनको पर्सोनिफाई करके वो भी उनके इमेजेस भी इमेजिनेशन बना सकती हैं। तो इमेजिनेशन एक्चुअली जिसको हम इमेजिनेशन कह रहे हैं, इमेजिनेशन यू कर सकते हैं, इट मीन्स टू से, यानी हम अपनी इमेजिनेशन को खुला छोड़ते हैं। इसको दूसरे यानी वर्ड्स में यूं आप इसको समझें, अगर हम अपने आप को इमेजिनेशन के हवाले कर देते हैं, मोस्टली हम रियल वर्ल्ड से नहीं निकलते हैं और अपने आप को इमेजिनेशन के हवाले नहीं करते। अगर हम अपने आप को इमेजिनेशन के हवाले करते हैं तो इमेजिनेशन हमें फिर दूर दूर की सैरें कराएगी, हमें यहाँ कभी कहीं कहीं जहाँ हम चाहेंगे हमें वो ले जाएगी। ठीक है, इमेजिनेशन जी कैन कैरी अस एनीवेयर, और ये जो है वेदर की भी इसको कोई परवाह नहीं होती, इट कैन चेंज वेदर का इसका कोई इशू नहीं होता, तो ना ये टाइम की पाबंद होती है। तो ये जो है जैसे हम चाहते हैं वैसे ही हमें ये घुमा फिरा के ले आएगी, अगर हम यानी अपने आप को इमेजिनेशन के हवाले करते हैं। तो इसी को दूसरे अंदाज में उसने ये कहा है, अगर हम अपनी इमेजिनेशन को फ्री करते हैं तो इमेजिनेशन हमारे लिए ये चीज़ें ले आएगी। ठीक है, अब ये है इमेजिनेशन जो है जी हमें दूर दराज यानी ऐसी जगहों पे ले जाएगी जहाँ पे ग्रीक गॉडेसेस हैं, वहाँ पे जो है उनकी लाइफ कैसी है, कैसे रह रहे हैं, क्या हो रहा है, हमें वो जो है वो सारे मंजर दिखाएगी, ले जाएगी, यानी हमें सैर कराएगी। इमॉर्टल ब्यूटी, ना खत्म होने वाली ब्यूटी जो है, कैन बी सीन थ्रू वेरियस सीजन्स, यानी सीजन जो हैं आते जाते रहते हैं, लेकिन हम जिस सीज़न को चाहेंगे वो हमारे सामने ला के पेश कर देगी, बिल्कुल इंटरनेट की तरह बिहेव करेगी। ठीक है, जैसे हम गूगल में जो सा मर्जी सीजन जी सर्च कर ले हमारे सामने आ जाता है, तो इट विल बिहेव लाइक द सेम। ब्यूटी दैट नेवर लॉजेज इट्स ग्रेस, ब्यूटी है इसकी ग्रेस कभी भी नहीं खत्म होती, ब्यूटी ये जो हमारी इमेजिनेशन में होती है। अकॉर्डिंग टू जी जॉन कीट के मुताबिक वी मस्ट अलाउ आवर इमेजिनेशन रोम फ्रीली, हमें अपनी इमेजिनेशन को आज़ाद करना चाहिए। सो दैन इन द डलेस्ट सीजन, यानी जैसे ये सर्द तरीन जो सीज़न होता है, दिसंबर का सीज़न, विंटर सीज़न जो है, ये डलेस्ट सीज़न जो है वो जी कंसिडर किया जाता है इंग्लैंड में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रेस्ट्रिक्शन मूवमेंट्स नहीं होती हैं, सर्दी ज़्यादा होती है, दिन छोटे होते हैं वगैरह वगैरह। वी कुड सी द ब्यूटी, अब ये जो डलर सीजन है इसमें भी हम ब्यूटी को विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, इमेजिनेशन कैन ब्रिंग अस दैट ब्यूटी। जी एक्सप्लेनेशन होता यूँ है कि ऐसे सीज़न में लोग वहाँ पे जो इंग्लैंड में लोग अपने आप को ये अपनी इमेजिनेशन को फ्री छोड़ देते हैं, वो अपनी बुक्स पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं और इस तरह से उनकी इमेजिनेशन वर्क करती है। अब तो पता नहीं लेकिन पास्ट में 100 ईयर्स अगो या 200 ईयर्स अगो ऐसा ही था, बहुत सर्दी होती, वो घरों में आग जला लेते, टाइम काफ़ी ज़्यादा होता, रातें लंबी होती और वो जो हैं आग के पास बैठ के वो जो है नावल पढ़ते और अपनी इमेजिनेशन में दूर दराज जो है वो घूम फिर के सैर सैर कर लेते। अब ये एक्सप्लेनेशन है, द पोएट टेल्स in these lines about the adventurous works which fancy or power of imagination can do for man. Imagination it can do wonderful things for human beings. As soon as जी man orders it to go out and bring solace, अब इंसान जब इसे कहता है कि तुम जाओ, यानी बात तो सर्दी है, कोई बंदा बाहर जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन अगर अपने अपनी इमेजिनेशन से कहते हैं गो आउट एंड ब्रिंग सोलेस, यानी तस्कीन लेके आए, हमारे लिए कोई खुशी ढूंढ के लाएं,
तो इमेजिनेशन जो है इट गोज आउट एंड विद नो टाइम तो फौरन ही सॉलिड्स को मतलब हम सेटिस्फेक्शन भी कह सकते हैं। तस्कीन खुशी है इसके मतलब है यहाँ पे, ठीक है। हैप्पीनेस सही है, हाँ, ठीक है। ये जो है यानी प्रॉब्लम से आज़ादी जो है सोल है वो। इट ब्रिंग्स बैक ऑल द ब्यूटीज ऑफ द स्प्रिंग सीजन, स्प्रिंग सीजन की सारी ब्यूटीज जो कि गुजर चुका है वो ले आएगी, विच वर नो मोर प्रेजेंट ऑन एक्चुअल लेवल। इट विल ब्रिंग बैक ऑल द लॉस्ट ब्यूटीज ऑफ द अर्थ, जी हैं ज़मीन की जो खोई हुई खूबसूरती है, क्योंकि विंटर में तो बर्फ़ पड़ जाती है, हर तरफ सफ़ेदी हो जाती है, तो वो ब्यूटी ऑफ द अर्थ जो कि विंटर वगैरह में स्प्रिंग में होती हैं वो उनको इट फैंसी जी हैं, इट विल ब्रिंग दम बैक इन स्पाइट ऑफ द रियल स्नो ऑल अराउंड। हर तरफ स्नो है, लेकिन हमारी जो फैंसी है, इमेजिनेशन है, ये हमें जो है वो जो खूबसूरत जो व्यू है ऑफ द लैंड है वो हमारे सामने ला रखेगी। उसके बाद है ये हम देखते हैं कि द सिटी वर्ड्सवर्थ वाली है, द सिटी नाउ डूज लाइक ए गारमेंट वियर, सिटी ऐसे है जैसे इसने गारमेंट पहना हुआ है। द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बियर, सुबह का वक्त है, खामोशी है, और सारी जो क्योंकि हवा में पोल्यूशन भी नहीं है तो एवरीथिंग बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। रेफरेंस दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सर सोनेट डॉट का क्या मतलब हुआ? डू डस, ठीक है, डॉस जो है ये डज। डस के मानों और में। सर ये बेयर का क्या मतलब हुआ? साइलेंट बेयर। बेर तो होता है यानी सामने दिख रहा होना, यानी बगैर किसी रुकावट के। तो ब्यूटी जो है वहाँ चूँकि वहाँ पे पोल्यूशन नहीं होती है, सुबह के टाइम धूम स्मोक नहीं होता है, तो ये जो है मॉर्निंग टाइम में जो है एवरीथिंग लुक्स वेरी क्लियर। तो बेर का मतलब जो है एवरीथिंग इज लुकिंग साइलेंट, एवरीथिंग इज लुकिंग क्लियर एंड इट्स लाइंग बिफोर द आईज ऑफ द पोएट, यानी और पोएट कैन इजीली सी एवरीथिंग ओके इन द डे लाइट। तो ये है बेयर होता है विदाउट एनी है विदाउट क्लोथेस, ठीक है। तो हम एवरीथिंग जो है द पोएट कैन सी द ब्यूटी ऑफ द अर्थ, द पोएट कैन सी क्लियरली। उसके बाद है जी। रेफरेंस है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द सोनेट कंपोज्ड बाय वेस्टमिंस्टर ब्रिज सितंबर 3 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। ये रेफरेंस है, वो ही ब्रिज वाली पोएम मैंने आपको बताया था। कॉन्टेक्स्ट है इसमें जो है वो पोएट वो बताता है सुबह का मंजर है। अब ये देखिए अपने पास से मैं ये लिख सकता हूँ, मॉर्निंग टाइम है, वो पोएट जो है वो लंदन ब्रिज पे वो खड़ा है और वो जी। राइजिंग सन का जो है वो व्यू जो है उसको एंजॉय कर रहे हैं, स्मोक नहीं है, पीसफुल एवरीथिंग, सारी बातें हम लिख सकते हैं। उसके बाद ये पर्टिकुलर दो लाइनों को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, यानी ये लाइनों की मीनिंग लिख के आगे हम कह सकते हैं फॉर एग्जाम्पल या दैट इज़, यानी इसका मतलब यानी करके हम बात कर सकते हैं। तो वही बात यहाँ दोबारा एक्सप्लेन कर दें तो एक्सप्लेनेशन हो जाती है। विलियम वर्ड्स वाज एन अर्ली राइजर, सुबह जल्दी उठता था। एवर सिंस हिज चाइल्डहुड डेज, बचपन से ही वुड रेगुलरली राइज अप। अब ये बातें नहीं हैं, ये लिखी हुई नहीं है पोएम में। इस पोएम में ये मेरा नहीं ख्याल, मुझे याद नहीं पड़ता जी। कि हमने को पढ़ा हो कि शायद जो है उसकी हैबिट थी कि वो सुबह सुबह उठ पड़ता था। ये अगर अगर नहीं लिखी हुई तो उनको मेंशन नहीं करना चाहिए, जो पोएम में लिखा है हमें वही जो है उसको रेफर करना चाहिए। तो विलियम वर्ड्सवर्थ हम सपोज कर सकते हैं ऐसा ही है कि वो शायद सुबह सुबह जल्दी उठ जाता था। So William Wordsworth was an early riser. Ever since his childhood days, he would regularly rise up early in the morning and go about the area, यानी उस इलाके में चला जाता and enjoy the beauty of nature, और natural beauty जो उसको enjoy जी। करता। In this poem, इस poem में he embodies his sensations on seeing a great scene। वो जो है अपने एहसासात को जो है उनको एक सेंसेशन जो है क्या उसको कहेंगे, तजस्सुस, तजस्सुस भी नहीं है, यानी हैजान, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो है वो बना देता है। इस मंज़र को देख के उसके जो फीलिंग्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जो है उनको फील करता है। द सिटी ऑफ लंदन लाइंग अस्लीप इन, तो ऐसे लग रहा है जैसे सिटी ऑफ लंदन जो है वो सोया पड़ा है। यानी ये है एम्बॉडीमेंट, यानी शहर ने सर क्या एम्बॉडीज का क्या मतलब होता है? एम्बॉडीज होता है यानी किसी को कोई वजूद दे देना, कोई शक्ल दे देना। तो ये जो है जी। शहर जो है उसको यानी इंसानों की शक्ल दे दी है। जैसे हमारे अपने फीलिंग्स हैं, लोग सोते हैं जागते हैं, शहर सोते जागते नहीं है।
तो उसने उनको जो है वो हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द लिविंग बींग्स वो दे दी हैं। तो कोई शायद जो है एज इफ समथिंग इज लिविंग ब्रीदिंग, तो वो जो है वो कहता है कि शायद सोया पड़ा है। तो ये इसको कहते हैं एम्बॉडीमेंट, एम्बॉडी कर दिया उसको। ये कहाँ चला गया भाई? अच्छा, उसके बाद हैं द लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। ये तो हो गया भाई, यही वाला था। अच्छा जी यही पेज है आप। हाँ, दिस स्प्लेंडर ऑफ मॉर्निंग सनलाइट, सुबह की जो सनलाइट जी है यही उसको जो है वो बयान करते हैं। आगे कुछ वर्ड जो है नजर नहीं आ रहे हैं। टेम्स, रिवर टेम्स की बात हो रही है। सीम्स टू बी तो लाइंग, स्प्लेंडर का क्या मतलब है? शान और शौकत, खूबसूरत दिखाई देना, शानदार। अच्छा जी, टेम्स सीम्स टू बी लाइंग ओपन टू द फेस ऑफ द मॉर्निंग। सुबह का वक्त है और रिवर टेम्स जो है जो कि लंदन में से गुजरता है। ये फील्ड्स एंड द रिवर टेम्स यानी मैदान या खेत, और दरिया टेम्स जो है सीम टू बी लाइंग ओपन, ऐसे दिख रहा है जैसे वो सामने पड़े हों, खुले पड़े हों। टू द फेस ऑफ द जी मॉर्निंग ग्रेस, यानी सुबह का वक्त है, सूरज तुलू हो रहा है और इस मंसूरज के सामने ये सारी चीज़ें जैसे पड़ी हों, दरिया पड़ा हो और खुले खेत पड़े हों। द पोइट हैज़ नेवर सीन अ फेयरर शो, यानी ज़्यादा खूबसूरत, इससे ज़्यादा खूबसूरत मंजर शायद पोइट ने कभी नहीं देखा है, यानी बहुत कम देखा है इन इज लाइफ, अपनी लाइफ में। एंड डल वुड बी द सोल, और वो शख्स वो जो है वो सोल यहाँ पे आदमी है, वो शख्स जो है बहुत डल जी सोल वाला होगा। हु passes by without noticing the great treasure of morning beauty, सुबह के इस खूबसूरत मंजर को नज़रअंदाज करते हुए जो शख्स गुजर जाएगा वो बहुत ही बदजौक होगा, डल सोल होगी उसकी। और वो जो है यानी ये है कि उसको ये एक अच्छी अच्छी हैबिट या अच्छी करेक्टरिस्टिक्स नहीं होगी किसी शख्स के लिए। यानी हम कहने का मतलब ये है कि हर शख्स को चाहिए इतने खूबसूरत मंजर से एंजॉय करे। ऐसा खूबसूरत मंजर से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इससे यानी लुत्फ़अंदोज़ ना हो। एक्सप्लेनेशन में आता है, इन दीज लाइन्स द पोएट सेज दैट he has never seen such extraordinary beauty, उसने ऐसी शानदार खूब जो ब्यूटी है कभी नहीं देखी है। This sonnet is one of the many lyrics, बहुत सी नज़मों में से एक है, that centralize the appreciative thoughts of the poet, जो शायर के तारीफ करने वाले फीलिंग्स का इजहार, ख्यालात का इजहार करती है। अबाउट द नेचर्स ग्रेस, जो कुदरत है, कुदरती मज़ाहर जो हैं, कुदरत के जो मज़ाहर हैं, कुदरती नज़ारे जो हैं, उनके उनकी शान व शौकत बयान करने के लिए उसके जो ख्यालात हैं उनका इजहार है। इट इज़ सॉफ्ट ब्यूटियस प्रेजेंस, इट्स सॉफ्ट ब्यूटियस प्रेजेंस, इसकी जो है यानी खुशकुन खूबसूरती की मौजूदगी जो है इन द मॉर्निंग ग्लोरी, सुबह के शान ग्लोरी, यहाँ पे सूरज की रोशनी है मेरे ख्याल में, शान शौकत, क्योंकि ग्लोरी जो है ये सूरज की मॉर्निंग लाइट से रिलेटेड है। तो मॉर्निंग ग्लोरी जो है स्प्रेड्स इन दी फॉर्म ऑफ गोल्डन रेज, यहाँ रोशनी ही है, सूरज की रोशनी किरणें जो हैं वो गोल्डन किरणें जो हैं वो बिखर रही हैं हर तरफ ऑफ द सन। While standing on the bridge of the river Thames, जो रिवर थेम्स है इसके ऊपर ब्रिज है, उस पर खड़ा जो है पोएट, आई सी लंदन, हद हो गए, ये आई नहीं इस्तेमाल करना भाई, ठीक है, जी क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है, आई का मतलब लिखने वाला हो जाता है, यहाँ पे पोएट होगा, ठीक है। सी जी लंदन सिटी वेस्ट एंड इन द ग्लोरी ऑफ, हाँ ये सर कॉमा, यहाँ पे ही लिख सकते हैं? कॉमा एक्चुअली ये डायरेक्ट स्पीच है, कॉमा लगा हुआ है यहाँ पे, कॉमा लगाने भूल गया वो, ठीक है। थीम्स सर यहाँ पे ही नहीं लिख सकते? किसके लिए? पोएट के, हाँ पोएट के लिए ही लिख सकते हैं, ही हो ही सकता सीज है। लंदन। हाँ, ही सीज लंदन सिटी वेस्ट इन द ग्लोरी ऑफ मॉर्निंग, बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा ही है। तो वो है जी द ग्रेट हार्ट ऑफ द सिटी सीम्स सर asleep, वेस्टिज का क्या मतलब होगा? क्या चीज? वेस्टेड, पड़ा हुआ, लिपटा हुआ, लपेटा हुआ, इस तरह से। अच्छा, द इन द ग्लोरी ऑफ मॉर्निंग,
The great heart of the city, यानी शहर का जो मरकज है, seems asleep, लगता है सोया पड़ा है, and wearing a majestic garment of beauty and calmness, और सारे शहर को सोया पड़ा होने की वजह से, यानी सुकून, ज़्यादा मूवमेंट ना होने की वजह से शहर जो है वो खूबसूरत दिखाई दे रहा है, क्योंकि पोल्यूशन नहीं है, धुआं नहीं है, और ये कि क्योंकि लोग काम नहीं कर रहे हैं इस वक्त, तो सारा जो है शहर जो है बड़ा पुरसकून है, कोई शोर शराबा नहीं है। Bright glittering splendor has flooded the valley. रोशनी जो है वादी में फैल गई है। Rock valley में rock hill and houses with the grace of morning beauty. तो सुबह का मंदिर है, सूरज की रोशनी जो है वो हर तरफ फैल गई है, वादी के ऊपर भी, चट्टानों पर भी, पहाड़ियों पर भी, घरों पर भी, और हर चीज़ जो है खूबसूरत दिखाई दे रही है। Everything is looking graceful. The river Thames is flowing at its own sweet will. दरिया जो है बड़े पुरसकून अंदाज में बहता जा रहा है, कोई जल्दी नहीं है दरिया को भी। And dull would be the soul who remains unimpressed by these things. तो शायद ये कहता है वो शख्स जो है इंतहाई बदज़ौक़ है, जो इस कदर खूबसूरत मनाजर से भी लुत्फ़ अंदोज़ नहीं होता है। ठीक हो गया बेटा? जी। of the form of तो pleasure. वैसे ये उसमें जो क्या कहते हैं, इन्होंने जो स्टेंजा दिया, द ब्यूटी ऑफ द मॉर्निंग साइलेंट बेयर, वो उसपे तो ये ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा कि उसने कहा हो कि ऐसा कोई इंसान बड़ा अनफॉर्चुनेट होता होगा जिसने इस सीन से लुत्फानंदोज नहीं होता होगा। वो उसने तो अपने ये तो एडिशनल होगी ना ये एक्सप्लेनेशन में। बातें उसके अपने पास में, हाँ, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए लिख सकता है, ठीक है कि नहीं? लिख सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये वैसे भी कॉन्टेक्स्ट है, ये अभी जो हमने पढ़ा है। नहीं सर, एक्सप्लेनेशन पढ़ी है हमने। एक्सप्लेनेशन पढ़ी है ये? अच्छा, ये पे पेज बदल गया जी, मेरे इसलिए तो पास। मैं ये कह रही थी। ये पेज तो नहीं बदल गया? नहीं सर, यही अनहैप्पीनेस, है। ये यही है ना जो हम पढ़ रहे हैं अभी। देखिए तो हाँ जी, कॉन्टेक्स्ट, यही हमने पढ़ा था। ये तो बेटा कॉन्टेक्स्ट वुड है बी ये द वाला। सोल हु रिमेन अनइम्प्रेस्ड बाय दिस सीन। तो आप ऊपर हेडिंग देखे ना, एक्सप्लेनेशन है। हाँ, ये वाली जी। ये पढ़ रहे थे? अच्छा, चलें फिर तो ठीक है। हाँ जी। रिमेन्स अनइम्प्रेस्ड, हाँ, डल वुड बी द सोल। मैं नीचे वाले ये समझा था। अच्छा, डल वुड बी द सोल, जो कि ये सारे मंदिर से लुत्फानंदोज नहीं होता है। जी। आगे है ये नया जो है, नई लाइन आ गई है। टर्न वेयर सो एवर आई मे, जिस तरह भी मुँह करूँ, बाय नाइट और डे, दिन हो या रात, द थिंग्स विच आई हैव सीन, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, आई नाउ कैन सी नो मोर, वो मैं ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ। तो ये है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ओड ऑन इंटिमेशन ऑफ immortality from a recollection of early childhood by William Wordsworth. तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो एक मुकाम पे आके वो बताता है कि नो मोर, जहाँ पे वो कहता है कि वो बड़ी 5 साल बाद जो है वो आया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं, वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट हो गई है, वो पहले जैसी नहीं है। ज़्यादातर जी। चीज़ें तो सेम ही हैं, ठीक है, उसको चाइल्डहुड जो है वो रिमाइंड करवाती हैं, लेकिन कुछ इम्प्रूवमेंट्स हो चुकी हैं। तो वह कहता है कि ये जो ब्यूटी है, जो इम्प्रूव्ड ब्यूटी ऑफ द थिंग्स है ये, और उसकी जो मेमोरी में जो ब्यूटीफुल थिंग्स जो थी, यानी उनकी जो अब नहीं है, जो चीज़ों की जो ब्यूटी थी जो उसकी मेमोरी में है वो, तो वो कहता है एक ही ऑब्जेक्ट है, ये अब नई हालत में और पहले वाली हालत में, तो ये है डबल ब्यूटी है, ठीक है, इसको उसने मेंशन किया था एज ए डबल ब्यूटी। तो वो कहने ये चाह रहा है कि 5 साल बाद वो आया है, तो वो नई चीज़ों को देखकर, तो उनकी पुरानी हालत जो है उसको भी वो याद कर सकता है कि वो ऐसा हुआ, यानी पहले जब घर नहीं बने थे या मार्केटें नहीं बनी थी वगैरह वगैरह, कुछ या रोड नहीं बनी थी, तो वो भी जो है वो मंदिर बहुत खूबसूरत था। अब जो है कुछ डेवलपमेंट हो गया, तो अब का मंदिर भी खूबसूरत है, सेम प्लेस है, लेकिन इसमें डबल ब्यूटी हो गई हुई है। जी। तो ये जो है उसमें ये जो रेफरेंस है कि पोएट ये बात कर रहा है कि जब वो 5 साल बाद दोबारा जो है उसने विजिट किया है, उसमें से कुछ चेंजेस जो हैं वो हो चुकी हुई हैं। कॉन्टेक्स्ट में वो कहता है, इन दिस पोएम द पोएट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप ऑफ मैन विद नेचर, इंसान का नेचर से जो गहरा रिश्ता है उसकी बात करता है। Although we cannot get the same enjoyment from nature's manifestations,
इन द ओल्ड एज, बुढ़ापे में हम जो है नेचर की जो ब्यूटी है उसे उस कदर जो है हम उसको अप्रिशिएट नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते। इट रिलेट्स टू जो है ह्यूमन के जो सेंसेस होते हैं, 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना और चखना और महसूस करना, इस तरह के जो है 5 सेंसेस होते हैं। तो वो चूँकि जी उनमें से वो अपने इतने हेल्दी नहीं रहते हैं, वो वीक वीक हो गए होते हैं, तो उस हवाले से भी ओल्ड एज में इंसान जो है वो ज़्यादा जो है वो एंजॉय नहीं कर सकता। यानी जैसे कि बचपन में आज़ादाना तरीके से जी भर भर के वो नेचुरल ऑब्जेक्ट की मौजूदगी से लुत्फ़अंदोज़ होता था, अब जो है कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई हैं इस वजह से भी, और ओल्ड एज की वजह से भी इंसान जो है ये ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स हैं इनको ज़्यादा देर एंजॉय नहीं कर सकता। अब जैसा कि पोएट जो है वहाँ पे आया है और वो जो है वो विज़िट पे आया है, वो विज़िट करने के बाद वो फिर वापस चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो इस माहौल का वो हिस्सा हो और वो यहाँ रहता हो। अगर वो इस माहौल का हिस्सा होता, यहीं रह रहा होता, तो इसको फिर जो है एवरीडे ही कुड एन्जॉय। लेकिन एक बात ये भी है, अगर वो शहर में जाके उसने परेशानियाँ ना देखी होती, तो हो सकता है तब भी जो है इस नेचुरल ब्यूटी की एप्रिसिएशन जो है, उसकी वैल्यू को वो नहीं समझ सकता। ठीक है? अब जबकि वो उसने परेशानियाँ, ज़िम्मेदारियाँ, दुःख और कुछ तरह की चीज़ें जो देखी हैं, डिस्ट्रैक्शन देखी हैं, बिज़ी लाइफ़ देखी है, तो तब उसको जो है उस आज़ाद माहौल में आज़ाद फिरना जो है उसको ज़्यादा जो है लुत्फ़ दे रहा है। उनको याद कर कर के वो खुश हो रहा है। तो ये है, और उसके बाद येट बाय आवर सब्लाइम मोड्स, हमारे जो हैं सब्लाइम तो बहुत अरफा होता है, आला किस्म का होता है, मोड्स अंदाज होते हैं। वी स्टिल कैन एक्सपेशिएट या एक्सपेशिएट इन द ईयर्स टू कम, हम जो हैं आने वाले वक्तों में ये इसको जो है इससे हम तसल्ली सुकून हासिल कर सकते हैं नेचुरल ऑब्जेक्ट से। इट इज़ लाइक अ कंपनसेशन, ये जो है नेचर की जो है नेचर के करीब होना या नेचर की नेचुरल ब्यूटी जो हमारे सामने होना, तो एक तरह से हमारा जो है वो जो लॉस है, जो कि हमने यानी बचपन जो है जो हमारे चाइल्डहुड एज है, तो वो अब चूँकि वो मज़ीद नहीं आएगी, वो खुशियाँ दोबारा तो नहीं आएँगी, लेकिन इनको देख के जो हमें उन खुशियों का एहसास होता है, तो इस तरह से ये एक किस्म की कंपनसेशन हो जाती है, यानी तलाफ़ी हो जाती है हमारे उस लॉस की जो कि जिसको अब हम फ़ील करते हैं, ठीक है? व्हिच वी गेट फॉर जी समथिंग लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्लेजर। हमें लगता है जैसे-जैसे हम बड़े हो गए हैं, काम में मसरूफ़ हो गए हैं, तो हमारी कुछ खुशियाँ जो हैं वो खो गई हैं। तो अब कभी जब हमें फुर्सत मिलती है, हम नेचुरल ऑब्जेक्ट्स के पास आते हैं, तो हमें फिर जो है फॉर द टाइम बीइंग ये एहसास होता है, हाँ, हाँ, कभी हम बड़े लकी थे, हमारे पास जो है बहुत खुशियाँ हुआ करती थीं। तो इससे दिल खुश हो जाता है। अब इसके बाद है इसकी एक्सप्लेनेशन है इन द लाइन, इन द गिवन लाइन्स ऑफ द पोएट डिस्क्राइब्स दैट देयर यूज्ड टू बी टाइम्स, एक वक़्त था व्हेन ऑल मैनिफेस्टेशंस ऑफ नेचर वर सो ब्यूटीफुल फॉर हिम, यानी कुदरत की हर चीज़ बहुत खूबसूरत उसको दिखती थी। टू हिम, उसके लिए, ऑल कॉमन साइट्स, तमाम जो ऑर्डिनरी सीन्स हैं, वर क्लोज्ड इन हेवनली ड्रेस, ऐसे था जैसे उन्होंने आसमानी लिबास पहन रखे हों। आसमानी लिबास से मुराद है ब्लेस्ड ड्रेसेस जो हैं वो पहन रखे हैं, यानी खुशियों वाले लिबास पहन रखे हैं। यानी ऐसे लिबास पहन रखे हैं कि जिनको जी देख के खुशी का एहसास होता है। तो ये है हेवनली ड्रेस। दीज थिंग्स वर लाइक फ्रेश ड्रीम्स, ये खुशियाँ जो हैं ताज़ा ख्वाब की तरह थीं। बट थिंग्स फ्रेशनेस, बट दिस फ्रेशनेस नाउ seems to be related to the past, लेकिन अब यूँ लगता है कि वो जो ताज़गी थी, वो जो बचपन की खुशियाँ थीं, वो माज़ी का हिस्सा बन चुकी हैं। आई में टर्न टू एनी साइड, मैं जिधर भी जाऊँ, जिस मर्ज़ी काम में लग जाऊँ, बट आई कैनॉट फाइंड द ब्यूटी व्हिच आई यूज्ड टू विटनेस ड्यूरिंग माय चाइल्डहुड। हाँ, वो ये कह रहे हैं कि जो बचपन में मुझे जो खुशियाँ हासिल थीं, अब उनके जो है छिन जाने का एहसास होता है। वो सारी खुशियाँ माज़ी का हिस्सा बन चुकी हैं। अब मैं जो मर्ज़ी कर लूँ, जिस तरफ मर्ज़ी मुँह करूँ, जो कुछ भी करूँ, मैं उन बड़ी खुशियों को हासिल नहीं कर सकता। ताहम उनके खो जाने से जो मेरा नुकसान हुआ है, वो किसी हद तक पूरा हो जाता है, जब वो दोबारा जो हैं शायद जो हैं
वो इस नेचुरल ऑब्जेक्ट्स या नेचुरल सीन के में जो आ जाता है, नमूदार होता है, तो यानी अपनी बिजी लाइफ से थोड़ा सा हट जाता है और ये नेचुरल ऑब्जेक्ट्स में रिलैक्स करने आ जाता है, तो फिर जो है उसको अपनी खोई हुई खुशियाँ किसी हद तक वापस मिल जाती हैं। समझ आ गई बेटे? जी अच्छा, अब जो है 6 है, सिंस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट, ये बड़ा जो वाक़ हुआ है इसके तजर्बे के बाद, इन आर्म्स वेपन्स में, ठीक है, नॉट वर्स, बुरा नहीं है। वो कहता है ये जो तजर्बा हुआ है ये सर, सैटर्न आर्म्स का क्या मतलब? आर्म्स, ये वैसे तो बाजू होते हैं, यहाँ पे असला है, वेपन्स हैं। जी तो जो सैटर्न है वो अपने वो जो है फॉलोअर्स हैं उनको तकरीर करते हुए बता रहा है, यानी उनका एक बैड एक्सपीरियंस हुआ है, अल्लाह से जो उनका मुकाबला हुआ है और उसके बदले में उनको शिकस्त हुई है और उनको उस दोज़ख में फेंक दिया गया है जहाँ पे आग है, उनको हर खुशी से महरूम कर दिया गया है और तकलीफ उन पर मसलत कर दी गई है वगैरह वगैरह। तो वो कहता है ये एक बैड एक्सपीरियंस है, लेकिन इससे भी उन्होंने कुछ सीखा है, ठीक है, नॉट वर्स, बिल्कुल बुरा नहीं जी है, इन फोरसाइट मच एडवांस्ड, ठीक है, अगर आप इसको सोचें यानी दूरअंदेशी से काम लें तो आपको पता चलेगा कि आपने बहुत कुछ एडवांसमेंट हासिल की है, आपने कुछ इसमें तरक्की की है, कुछ पाया है, यानी इस बुरे तजर्बे से भी आपको सबक मिला है, कुछ नहीं है, आपका क्या कहते हैं जब उन्होंने फेस किया है, तो आफ्टर हैविंग बीन टेस्टेड, उनका ये टेस्ट जो ये उन्होंने अपने मॉरल जो मॉरल थे, अपना जो जोश जज्बा था उसको वो टेस्ट किया, अपनी एबिलिटीज़ को टेस्ट किया, अगरचे वो नाकाम हुए, ताहम उन्होंने इससे भी सीखा कि वो नाकाम क्यों हुए, ठीक है, और नेक्स्ट टाइम जब वो जी गॉड के अगेंस्ट कुछ प्लानिंग करते हैं तो दे विल बी मोर केयरफुल, तो इस तरह से उनको जो है एक एडवांटेज मिल गया है। Reference. So these lines have been taken from the Paradise Lost, Book 1, lines 117 to 118. तो ये है, ये बुक 1 से लाइनें ली गई हैं, रिटन बाय जॉन मिल्टन। तो जी अब ये आप बुक 1 नहीं लिख देते हैं तो भी ठीक है, ये लाइनें एग्जैक्टली लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्यों हमें क्या पता कि इतनी लिखते लाइनें हैं ये कहाँ से आएगी, हम तो ज़हन में नहीं रख सकते, ठीक है, अगर आप ये नहीं भी लिखते हैं तो नेवर माइंड, आपने पोएट का नाम लिख दिया और बुक का नाम लिख दिया एंड दैट्स इनफ। कॉन्टेक्स्ट है, एडम एंड ईव वर एक्सपेल्ड फ्रॉम द गार्डन ऑफ ईडन, जन्नत के बागात से एडम और ईव को निकाल दिया गया था, फॉर ईटिंग द फॉरबिडन फ्रूट से। अभी यहाँ पे इसका कोई जिक्र ही नहीं है, ठीक है, अभी तो वो उसने इसके बाद वो प्लान करेगा, वो जाएगा जो है ईव को जो है वो रिसीव करेगा, अभी तो उन चीज़ों का जिक्र ही नहीं है, अभी तो उनकी जो शिकस्त की बात हो रही है, अभी तो दोज़ख में पड़े में, वहाँ पे वही शैतान खड़ा होकर वो बातें कर रहा है। अच्छा जी, तो ये जो है इसका यहाँ पे मेंशन करना ये कुछ ठीक नहीं है, ये कॉन्टेक्स्ट में नहीं आता है। सो वी द सैटर्न होल्ड डाउन, अच्छा इट सर, क्या वाज, चीज़ें मेंशन करनी? ये जो इसने एडम और ईव को एक्सपेल कर दिया गया दोज़ख में, जन्नत में से, तो निकाल दिया गया जी क्योंकि उन्होंने फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था, तो ये वाक़या तो भी हुआ ही नहीं है, ठीक है, ये तो जो है बुक 1 में तो ये इसका मेंशन ही जी, नहीं किया गया, ये बुक ये तो वन का नहीं है। नहीं है, ये तो बुक 9 से आइडिया लिया गया है, तो यहाँ पे तो इसको मेंशन ही नहीं करना चाहिए था, जी इसको तो मेंशन करना चाहिए था कि शैतान ने जो है वो अल्लाह के अगेंस्ट वार प्लान की थी और उसमें जो है उसको शिकस्त हुई, और अपनी शिकस्त की बात करते हुए वो बताता है कि उन्होंने अगरचे शिकस्त हासिल किया ताहम उन्होंने इससे कुछ गेन किया है, तो इट वाज नॉट अ वेरी बैड एक्सपीरियंस, इस तरह की बातें लिखनी है जो ये इन लाइनों में, इस हिस्से में शैतान की स्पीच की जो पूरी स्पीच का खुलासा लिखना है, ठीक है, तो बीएलज़ेबub से बात कर रहा है, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट वाज ए मैन्स फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसोबीडियंस, यहाँ तक रेलेवेंट है, ठीक है, सो वाज द जी सैटर्न हर्ल्ड डाउन, अब ये जो है सैटर्न इस वजह से नहीं उसको दोज़ख में फेंका गया था कि उसने एडम और ईव को डिसीव किया था, वो तो उसकी अपनी वार अगेंस्ट जो है अल्लाह के जी जो है अथॉरिटी को चैलेंज कर दिया था, तो उस वजह से वो जो है सो सर, हर्ल का क्या मतलब है? हर्ल होता है घुमा के फेंक देना, नीचे फेंक देना, ठीक है, सो वाज सैटर्न हर्ल्ड डाउन अलोंग विद हिज कंपेनियंस, उसको जो है यानी बड़े जोर से नीचे गिराया गया,
the chief of them was Beelzebub, और उसके जो फॉलोअर थे उनमें सबसे बड़ा Beelzebub था. They laid inactive, वो पड़े हुए थे. ये यहाँ पे इसमें सारा जो पास्ट में है वहाँ पे पड़े हुए थे इनएक्टिव इन दी रेजिंग फ्लेम्स ऑफ हेल, वो दोजख में पड़े हुए हैं. until Satan exhorted them to pick courage and hold arms against the authority of God. यहाँ से आप जो हैं so was the Saturn hurled, यहाँ पे Saturn was hurled down. ठीक है, यहाँ से Saturn लिखें, इसके बाद was लिखें और उसके बाद जी ये सारा लिखें. ये पहले वाली 2-3 लाइनें बिल्कुल इरेलीवेंट हैं, इनको बिल्कुल मेंशन इस रेफरेंस से नहीं करनी चाहिए थी. उसके बाद यहाँ लेड इनएक्टिव इन दी रेज, अच्छा ये शैतान जो हैं वो सारे उसके साथी जो हैं वो दोजख में पड़े हुए हैं. अच्छा उसके बाद एक्सोर्टेड देम टू पिक करेज, शैतान जो है उनको हिम्मत दे रहा है अपनी स्पीच से. एंड और उनको कहता है होल्ड आर्म्स अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ गॉड, और अल्लाह के खिलाफ जो है वो जंग के लिए रेडी हो जाए. अब ये जंग उनकी जो है वो वाली वेपन वाली जंग नहीं है. अब ये जंग जो स्टार्ट करेगा ये डिसीविंग वाली जंग है. यानी अल्लाह की जो बिलव्ड क्रिएचर्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, वो इनको अगर वो चैन से नहीं बैठा तो इनको भी चैन से नहीं बैठने देगा. इनसे ऐसे ऐसे काम करवाएगा जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो. तो ही इंस्टिगेटेड जी देम, तो उसने जो है उन सबको जो है अपनी बातों में लगा लिया. टू टेक रिवेंज फ्रॉम गॉड ऑफ देयर इग्नोमिनी, अपनी जो है इस जिल्लत का बदला लेने के लिए उसने सबको अपनी बातों में लगा लिया है. हीप्ड ऑन देम, ये जो इग्नोमिनी ये बदनामी जो है उनके ऊपर जो लगा दी गई है, यानी उनके मसलत कर दी गई है, इसका बदला लेने के लिए. बाय द सोल रूलर, सोल रूलर जो है वो अलमाइटी अल्लाह है. ऑफ हेवन, यहाँ पे आप गॉड मेंशन करेंगे, अल्लाह जो है वो उसको ज़्यादा नहीं अप्रिशिएट करते. तो ये गॉड जो हैं वो जो कि सोल रूलर है, बाख्तियार है, उसने जो उन पर जिल्लत मसलत की है उसका उन्होंने बदला लेना है. Who then expatiated in the excess of joy, वो जो है खुशियाँ मना रहा है. expatiated मेरे ख्याल में सेलिब्रेटिंग है. इन दी एक्सेस ऑफ जाए, इंतहाई जी खुशी की हालत में, यानी वहाँ पे जन्नत में खुशी का माहौल है, फतह मनाए, फतह का जश्न हो रहा है. दे मस्ट डिफीट हिम बाय टेकिंग अप आर्म्स, अब शैतान कहता है अपने साथियों से कि उन सबको मिलके वो अल्लाह जो है जो खुशियाँ मना रहा है उसके खिलाफ जो है एक जंग का आगाज़ करना है. वेज ए फायर अगेंस्ट हिज अथॉरिटी, तो उसके जो इख्तियारात हैं उनके खिलाफ उनको जंग जो है वो स्टार्ट करनी है. यहाँ पे अथॉरिटी के खिलाफ तो जंग नहीं कर सकता वो, ठीक है. शैतान इस बात को मानता है कि पावर में वो वीक है अल्लाह से, ठीक है. अल्लाह के पास जो वेपन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैं, और वो जो है कोई मैच नहीं है. शैतान किसी भी तरीके से गॉड को जो है उसकी अथॉरिटी को चैलेंज नहीं कर सकता. और वो कहता है कि कोई और रास्ता जो है वो निकालना चाहिए अल्लाह को नाराज़ करने का, अल्लाह को, यानी एक सर किस्म का. आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. जी यार, वो कहते हैं कि जी हैं अपने अल्लाह को नाराज़ सर करने आपकी का. आवाज ब्रेक हो रही है. बेटा वो सिस्टम में सिग्नल में ऐसा कोई इशू आ गया होगा. तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग में ठीक हो रही है, बाद में सुन लेना, उसमें से ठीक आ जाएगी. ठीक है. जी हेलो. लेकिन सर वो आप सेंड नहीं करते हो, मैं डाउनलोड भी नहीं करती वो हाँ फिर. नहीं मैं यहाँ से आप बता दे दे रिकॉर्ड, मस्ट डिफीट हिम बाय टेकिंग अप आर्म्स. अच्छा मैं बताता हूँ. रिकॉर्डिंग हो रही है पर वो कल मैंने रिकॉर्डिंग नहीं की थी, स्पेस कम थी इसलिए. अच्छा अब जो है रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी, मैं अब इसमें वो आ जाएगी, लिंक में दे दूंगा. अच्छा अब जो है मैं जी दोबारा लेकिन सर एक्सप्लेन थोड़ा कर सा आप देता. यहाँ से बता दे हाँ, दे मस्ट डिफीट हिम बाय टेकिंग. टेकिंग आर्म्स हैं, यानी उनको जो है वो कह रहा है कि उनको अपने आर्म्स हैं, अपने वेपन्स हैं वो यूज़ करने चाहिए अगेंस्ट गॉड. ठीक है, अगेंस्ट हिज जी अथॉरिटी. अथॉरिटी की मैं बात कर रहा था कि अथॉरिटी के खिलाफ जो हैं वो चैलेंज नहीं कर सकते. एक्चुअली शैतान जो था उसने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली थी. उन्होंने पहले जो हैं अल्लाह के जो हैं अथॉरिटी के अगेंस्ट जो हैं उन्होंने अपने आप को यानी मुनज़्ज़म किया था. दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अगेंस्ट द अथॉरिटी ऑफ गॉड, बट दे वर वेरी बैडली डिफीटेड. इस दफ़ा जो है उन्होंने, वो कहता अभी इससे पहले उसने कहा सबक हासिल करने वाली बात की, एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कुछ सीखा है. उन्होंने एक्सपेरिमेंट से क्या सीखा है, वो ये सीखा है कि वो वेपन्स के ज़रिए अल्लाह को
यानी जंग अल्लाह के खिलाफ जंग नहीं जीत सकते, क्योंकि अल्लाह जो है उसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। और ऐसा होगा कि अगर अब वो जंग वो स्टार्ट करते हैं तो उनको और ज़्यादा बुरी जो है वो शिकस्तों का सामना करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर ली थी और वो नया प्लान उनका ये था कि जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको टारगेट किया जाए, कि जिनकी वजह से ये सब कुछ जो है ये वाक़यात पेश आ रहे हैं। ठीक है, अल्लाह ने एक जी नई मखलूक बनाई थी और कहा था कि इनको सजदा करो। अब ये क्रिश्चियनिटी में मुझे नहीं पता ये बात है कि नहीं सजदा करने वाली, लेकिन यहाँ पे है कि वो जी अल्लाह ने ये कहा था कि आपने ये फल नहीं खाना। उससे पहले यह फल खाने से पहले की ये जंग अल्लाह की और शैतान के खिलाफ हो रही थी। इसमें जो बताया गया है वो ये है, नाफरमानी की बात नहीं बताई गई, बल्कि ये कहा गया कि शैतान ने अल्लाह के खिलाफ बगावत कर दी थी। और यानी बगावत करके यूँ कहें कि अल्लाह की अथॉरिटी जो है जी उसको अपने हाथ में लेने की कोशिश की थी। तो उसके बदले में शैतान को जो है वो शिकस्त हुई थी। उसके बाद शैतान जो है वो ह्यूमन बीइंग का जो है वो दुश्मन हो गया। क्योंकि अल्लाह ताला जो है ह्यूमन बीइंग से बहुत प्यार करते थे। वो एक बेस्ट क्रिएशन जो थी अल्लाह ताला की, तो उसने सोचा कि इसको जो है नुकसान पहुँचाओ, तो फिर जो है ये बेहतरीन बदला होगा अपनी शिकस्त का। तो ये जी स्ट्रैटेजी उसने चेंज की थी। अब ये दोबारा उनको ये एडवाइस नहीं कर रहा कि वेपन उठाओ और अल्लाह की अथॉरिटी के अगेंस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज। अब उनकी जो है ऑर्गेनाइजिंग है वो ये है कि वो दोबारा से वो इकट्ठे होंगे एंड देयर विल बी मीटिंग। उनसे वो नया वार प्लान जो है, अब का वार प्लान ये है कि अल्लाह के जो ह्यूमन बींग्स हैं उनको जो है डिसोबीडियंस पे लगा दिया जाए। ये है बदला लिया, जिसमें बदला ले रहे हैं। और इसी की हमें वार्निंग भी है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। अच्छा, इसमें है इन दी गिवन लाइन से दी हुई लाइनों में पर ये बात अगेंस्ट अथॉरिटी ऑफ गॉड जो है ये गलत है, इसको नहीं मेंशन करना, ये इस बुक में नहीं, ये नहीं बताया हुआ। ठीक है। जी अच्छा जी, इन दी गिवन लाइन्स मौजूदा लाइन में द पोएट गिव्स अस एन अकाउंट ऑफ द सैटर्न स्पीच, सैटर्न की स्पीच के बारे में बताता है। ही सेज दैट इट डज नॉट मैटर मच इफ वी हैव, ये वही गलत है यहाँ पे। ठीक है, इनडायरेक्ट स्पीच है, इनडायरेक्ट स्पीच में वही नहीं आ सकता। हेलो, जी जी हाँ, आई और वी का इस्तेमाल नहीं करना लिखते वक्त। ठीक है, आई और वी जो ठीक है है सर, ही लिख हाँ, सकते हैं। ये हाँ ही है, ये सैटर्न के लिए तो ही आएगा ना, सैटर्न के लिए आई थोड़ी आ सकता है। सैटर्न कोई भी जी है, तो इसमें आई यू और ये दो इस्तेमाल वर्ड जो हैं ये प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करने, वही भी इस्तेमाल नहीं करना। ठीक है, तो क्योंकि ये जो है जी ये राइट लिखने वाले की तरफ इशारा हो जाता है। हाँ, अगर डायरेक्ट स्पीच आ जाती सर, है इंडोमिटेबल, जी इंडोमिटेबल विल का क्या मतलब जो यानी जिसको डोमिनेट ना किया जा सके। ठीक है, यानी जिसको ख़त्म ना किया जा सके, जिस पर गलबा ना पाया जा सके, तो दैट इज इनडोमिटेबल। अच्छा जी, इनडोमिनेबल, ये अब ये जो है मैं ये बता रहा था कि आमने ये जो हैं ये बहुत बुरे लग रहे हैं आई, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच नहीं है। अगर डायरेक्ट स्पीच है तो कहीं कौमे लगने चाहिए थे, तो ये बहुत ही गलती, बड़ी गलती हुई है। तो इफ ये कि दे हैड, ये पास्ट है सारा, लाइंस said and he says that it doesn't matter if they have, यहाँ पे they होना चाहिए, if they have lost the battle। अगर उन्होंने जंग हार भी गए हैं तो कोई मसला नहीं है। इसको काट के सही कर लें अगर आपके पास बुक है तो। जी जी all is not lost, they, शैतान ये कहते हैं all is not lost, he says that it doesn't matter if, हाँ ये डायरेक्ट यहाँ पे दे आता है। अच्छा, जिसके बाद है all is not lost। He further says we possess indomitable will। Further he says that they possess indomitable will। will का मतलब पुख्ता इरादा है। ठीक है, टीठपन जिसे आप समझ लें। ठीक है, वो मुकम्मल तौर पे मुझे वहीं जी पे अटका हुआ है, अड़ा उसकी सुई अटकी हुई है कि अल्लाह से इंतकाम लेना। यानी ही इज नेवर नेवर गिविंग इन, वो शिकस्त मानने को तैयार नहीं है। वो जी कहते हैं कि they possess hatred and revenge and never to submit to our enemy। our का मतलब देर है। they possess hatred, उनके दिलों में नफरत है, उनके दिलों में इंतकाम की आग भड़क रही है, और वो कभी भी अपने एनिमी यानी गॉड जो है सर, उसके ही नहीं सामने। यूज कर सकते दे की जगह। हम
ही तो एक बंदा होगा ना, वो अपने साथ दूसरों को भी मिलाया हुआ है उसने। काफी ज्यादा शैतानों के बारे में बात हो रही है। शैतान ने अपने साथ दूसरे जो पार्टी के मेंबर हैं उनको भी साथ मिला के वो बात कर रहा है, यानी हम करके बात कर रहे हैं वो, ठीक है। तो आई थिंक का मतलब यहाँ पे ही थिंक्स देयर इज नॉट एनीथिंग एल्स विच वी कैन नॉट ओवरकम। वो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर हम जिस पे हम क्या ओवरकम नहीं कर सकते, जिस पर हम गलबा नहीं पा सकते, यानी जिससे हम बेहतर नहीं हो सकते। And this glory cannot be taken away by wrath or by force be extorted, ठीक है। वो कहता है ये जो शान है, ये शान किस बात की है? आज़ादी। ये जो उनकी आज़ादी है, यहाँ पे गॉड की इंटरफेरेंस नहीं होगी, अल्लाह ने इनको फेंक दिया, छोड़ दिया, जाओ मरो, ठीक है। तो अब जो है वो उनको परसू नहीं करेगा, मजीद उनको जो है कुछ नहीं कहेगा। अब वो यहाँ पे आज़ादी से प्लान कर सकते हैं, यहाँ पे फरिश्ते उन नहीं आएंगे उनको मजीद तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए। तो वो जो हैं वो यानी वो आज़ादी से आराम से वो गॉड जो हैं वो हेवन में खुशियाँ मना रहे हैं। तो इधर शैतान जो है उसको इस बात की खुशी है कि अब उनको मजीद चेज़ नहीं किया जा रहा, अब वो फर्दर जो है जैसे चाहें प्लान कर सकते हैं। आई शैल नेवर। व्रत का क्या मतलब? रैथ गुस्सा, व्रत से रैथ गुस्सा। तो वो शैतान कहता है ही शैल, सर यहाँ पे एक्सटॉर्टेड का क्या मतलब? एक्सटोर्टेड, एक्सटोर्ट होता है खराब करना, यानी जो है जो खूबसूरती है उसको, यानी कोई इमेज होता है उसको हम एक्सटोर्ट कर देते हैं बाय कंप्रेसिंग इट सर उसको डिस्ट्रॉय यहाँ पे वर्ड यूज हो सकता है? हाँ डिस्ट्रॉय हो सकता है जी, डिस्ट्रक्शन। हो सकता है, हो ठीक है। सकता है। एंड एक्सटोर्ट वैसे वो होता है कि कोई इमेज बना हुआ हो, जैसे चलें आप एक बॉल की एग्जांपल लेते हैं, एक बॉल है, हम उसको अपने हाथ से प्रेस करते हैं, ठीक है, वो एक्सर्ट और फोर्स, तो उसकी जो शक्ल बदल जाती है वो एक्सट्रोटेड हो जाती है, ठीक है। तो किसी भी चीज़ है जिस पर हम फोर्स लगा के उसकी जो शेप बदल दें तो वो एक्सटोर्शन होती है। तो वो कहते हैं आई शैल नेवर सप्लिकेट, आई नहीं होना चाहिए, यही होना चाहिए यहाँ पे। ही विल नेवर सप्लिकेट, यानी सजदा नहीं करेगा, फॉर फॉरगिवनेस, यानी माफ़ी मांगने का। ये सजदा आदम अलैहिस्सलाम वाला नहीं है, यानी अल्लाह के सामने जाके वो माफ़ी नहीं मांगेगा। ही विल नॉट रिपेंट, यानी वो अफसोस नहीं करेगा कभी भी। तो इन दीज लाइन्स, इन लाइनों में मिल्टन हैज़, सर सप्लिकेट का क्या मतलब? सजदा करना, दुआ करना, दुआ मांगना है, सप्लिकेट, यानी वो माफ़ी की दुआ नहीं मांगेगा कि उसको माफ़ कर दिया जाए। ले बेटा ये आगे ये काटा सर हुआ इसका ये इसका शामिल है। मैंने आपको सेंड नहीं किया, वो इसके आगे सिर्फ 2 लाइंस आती हैं। अच्छा वो मुझे तो नहीं, मुझे दिख नहीं इसमें जी वो मैं सेंड नहीं कर सकी। चले कोई नहीं। सर वो क्या आपने रेप्लिकेट वर्ड यूज किया था माफी मांगने के लिए? सप्लिकेट, सप्लिकेट, नहीं नहीं, उससे पहले रेप्लिकेट के एक रैथ आया था, चले भी देख लेता हूँ। ये जो है इसमें देखे कौन से रिपेंट वर्ड। शायद आपने यूज किया था। रिपेंट होता है यानी अफसोस करना, हाँ ये रिपेंट कहा था मैंने। तो ही विल नेवर रिपेंट, वो कौन जी है रिपेंटिंग जो है उसने अपने दिमाग से निकाल दी हुई है, ठीक है। और अभी हमारे जी यहाँ भी जो है जो शख्स जो है कि वो रिपेंटिंग की तरफ नहीं आता है तो उसको हम जी सरकश। सर मैं इसके आगे वाला पढ़ लेती हूँ, सिर्फ हाँ 2 लाइंस हैं। हाँ हाँ। इसमें यह है कि जॉन मिल्टन हैज प्रेजेंटेड सैटर्न एज अ डिफेम्ड कैरेक्टर। डिफेम्ड का क्या मतलब होता है सर? डिफेम, डी, डिफाइंट, मैं आपको स्पेलिंग बताती, DEFIANT। डिफायंट, डिफायंट करेक्टर जो है डिफाइंट, निष्कर्ष ना मानने वाला, ठीक है। ठीक है। डिफाइंट करेक्टर, और वो जो है वो शिकस्त ना मानने वाला, यानी अड़ा हुआ जिसको कहेंगे, वो जिद पे अटका हुआ जो है वो दीदी ऐसा शख्स। जी, उसके he बाद has painted Satan who is not prone to accept his हाँ fall। PRONE। सर इसका क्या मतलब प्रोन, है? प्रोन होता है यानी कि ऐसी कोई चीज जिसको कोई नुकसान पहुंच सके। तो ही इज नॉट प्रोन। अब दोबारा पढ़े इस लाइन को, कभी पढ़िए जो। He has painted Satan who is not prone to accept his fall, इज sorry फॉल, fall। हाँ वो फॉल जो है वो जो है वो यानी उसको ये खतरा नहीं है कहीं किसी सी तरह से भी कि वो अपना फाल जो है, अपनी बदकिस्मती जो है उसको वो कबूल कर ले, ठीक है। यानी उसका जो फाल है उसको किसी भी तरीके से उसकी जो पुख्ता इरादा है उसको चेंज नहीं कर सकता। तो प्रोन होता है यानी
कोई ऐसी चीज़ जिस पर किसी चीज़ के असरात पड़ सकें, ठीक है? जो मुतासर हो सके, दैट इज़ प्रोन, जो खतरे में पड़ सके, ऐसी कोई चीज़ जो खतरे में पड़ सकती है, वो प्रोन होती है। अब शैतान की जो विल है, जो ज़िद है, दैट इज़ नॉट प्रोन, और ये फ़ाल जो हैं उससे अफ़ेक्ट नहीं हो सकती, जो कि हुआ है वो नेचुरली। इतने उन्होंने टॉर्चर में, हेल में फेंक दिए गए हैं, तो उनके इरादे बदलने चाहिए थे, लेकिन वो उनके नहीं बदलेंगे। वो कहता है दे आर नॉट प्रोन टू फॉल। जी। अच्छा, जिसके बाद है ये फिर आ गया, डू यू थिंक लारा विंगफील्ड फेल्स सिंपली बिकॉज शी इज़ हैंडीकैप्ड? उसकी जो है, लारा की जो है, जो बदकिस्मती है, उसका जो है हैंडीकैप होना, क्रिपल होना है, उसका पाँव जो ख़राब है, क्या वो उसकी बदकिस्मती की वजह है? मेनली ऐसा है नहीं है, ठीक है। ये तो खुद जो है जी। वो बाय नेचर जो है शी वाज रिजर्व्ड। अगर उसमें ये वो रिजर्व्ड नेचर की नहीं होती, तो वो अपनी जो है शॉर्टकमिंग तो हर बंदे में होती हैं, ठीक है। किसी के नोज़ ठीक नहीं होती, जी। किसी का कान ठीक नहीं होते, तो किसी के बाल ठीक नहीं होते, तो ये जो है कुछ ना कुछ महरूमियाँ तो हर शख्स में होती हैं। तो इसने जो है अपनी उस जो एक मिसफॉर्चून जो थी, जो उसको जो है हैंडीकैप की शक्ल में उसको मिल गई, इसने उसको ओवरकम करने की कोशिश ही नहीं की। तो बाय नेचर जो है उसकी जो सोचने का अंदाज जो है, वो जो है उसकी ट्रेजेडी को क्रिएट कर रहा है। इसमें उसकी जो है हैंडीकैप ने उसको सिर्फ कंट्रीब्यूट किया है, उसमें वो इजाफा किया है कि उसके वो तो पहले ही बाय नेचर भी जो है वो रिजर्व थी, वो जो है बोल्ड नहीं थी, इनिशिएटिव जो है वो स्टेप लेने वाली नहीं थी, वो बिल्कुल साइलेंट किस्म का वो करेक्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत थोड़ी स्पीच होगी सारे प्ले में, मेरे ख्याल में वो बहुत कम बोलती है, वो एजिटेट ही नहीं करती, ठीक है। तो एज इफ शी इज़ ऑलरेडी हाफ डेड, उसकी सोल जो है पहले से ही हाफ डेड है, तो उसमें वो क्रिपल जो है, हैंडीकैप्ड उसका होना जो है, माजूर होना जो है, इसने उसकी ये जो नेचर है उसको कुछ ज़्यादा जो है इंटेंसिटी दे दी है। तो ये बात यानी मुकम्मल तौर पर हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं। तो एवरीबॉडी हैज़ वन इन वन वे और अदर, कोई किसी को परफेक्ट कोई भी नहीं है, हर एक में कोई ना कुछ नुक्स वगैरह तो होता ही है। तो लॉरा विंगफील्ड रोमांटिक हो, ये रोमांटिक का मतलब है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाली जो है, who has a physical defect which causes her to limp slightly, वो थोड़ी सी लंगड़ाती है, ठीक है। एंड ऑल्सो फ्रेजाइल, जी। और जो है वो बहुत ही नाजुक भी है। एंड ऑल्सो फ्रेजाइल इमोशंस विच काज, फ्रेजाइल इमोशंस यही मैं बात कर रहा था, वो उसके जो इमोशंस हैं वो बहुत फ्रेजाइल हैं, बहुत जल्दी जो दुखी हो जाने वाली है, विच काज हर टू लॉस हर सेल्फ, जिससे वो बेबस हो जाती है, लॉस हो जाती है, ठीक है। इन ए वर्ल्ड मेड जी। कम्प्लीटली ऑफ ड्रीम्स, जिससे वो जो है मुकम्मल तौर पर गुम हो जाती है ख्याली दुनिया में, ठीक है। वो यानी जो उसके पास जो जी। चैलेंजेस आए हैं उनको वो फेस नहीं करती है, बल्कि वो अपनी जो ख्याली दुनिया है उसमें वो पनाह ले लेती है, वहाँ पे जाके वो सुकून महसूस करती है। ऑफ ऑल द विंग फील्ड्स, तमाम जो है विंग यानी तीनों ये जो है विंग फील्ड फैमिली है, इनमें जो है टॉम विंग फील्ड है, इसकी मामा जो है वो भी विंग फील्ड है, मिसेस विंग फील्ड है, और ये जी। जी। लॉरा जो है ये मिस विंग फील्ड है। तो ऑल द विंग फील्ड्स, लॉरा, तीनों में से लॉरा इज इन द ग्रेटेस्ट पेरिल, लॉरा जो है इंतहाई यानी उसकी सिचुएशन ऐसी है कि जो इन किसी वक्त भी उसके लिए परेशानी का बायस बन सकती है। पेरिल सर खतरा है, पेरिल का क्या मतलब? खतरा खतरा खतरा। डेंजर, हम यानी वो शदीद तरीन खतरे में ये सिर्फ लॉरा है। बिकॉज शी लैक्स स्ट्रेंथ ऑफ अमांडा, अब उसमें अमांडा अमांडा जैसा जो सुखरोच नहीं है, एंड द एबिलिटी टू एस्केप लाइक टॉम, और टॉम जैसी एबिलिटी नहीं है कि वो माहौल से भाग निकले। जी। उसके बाद है लॉरा इज सो इनक्रेडिबली शाई, वो जो है, हाँ ये उसकी जो है एक प्रॉब्लम है, शी इज टू शाई, वो ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो शर्मीली है। सो मच सो, इतने ज़्यादा दैट शी कैन नॉट इवन कंपोज हर सेल्फ फॉर ए बिजनेस,
वो अपने बिजनेस क्लास के लिए भी अपने आप को संभाल नहीं पाती है एट द लोकल कॉलेज, यानी लोग अपने जो कॉलेज में उसने एडमिशन लिया, तो बिजनेस क्लास में एडमिशन लिया तो वहाँ पे भी जो है वो अपने आप को संभाल नहीं पाई है, क्लास के साथ नहीं सर चल पाई। ऑलमोस्ट लाइक सारी बातें पिछली वाली हैं, उसको रिपीट करी जा हाँ, रहे हैं, कुछ सेंटेंसेस ऐसे ऐसे डिफरेंट है। करके। हाँ, वो जो मैंने जी आपको बात बताई है इसके है, उन्होंने कहा कि क्या वो जो उसकी जो पाँव खराब था, क्या वो उसकी ट्रेजेडी का बायस है, वो हम उसको ब्लेम कर सकते हैं? तो नॉट टोटली 100% तो ऐसा नहीं है। हाँ, आप कह सकते हैं 20-30% ऐसा है, उसकी वजह से शी ग्रू ओवर सेंसिटिव। अब इसकी एक महरूमी नहीं थी कि इसका पाँव खराब था, इसका ये था कि ये अमीर भी नहीं थी, फाइनेंशियली भी ये इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो ये भी इसका एक इशू था। और ये दूसरे अपने जो करैक्टर हैं उनकी तरह ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल भी नहीं थी, तो यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन नहीं थी कि सारे लोग इसी को देखें और इस पे फ़रेफ्ता हो जाएं, इसको अप्रिशिएट करें। इस पे मैंने पिछले दिनों काफ़ी तफसील से बताया था। हमारे जो हम चाहते क्या हैं अपनी लाइफ में, हम चाहते हैं कि हमें अप्रिशिएट किया जाए, हमें शाबाश दी जाए, हमें जो है हमारी जो खूबियाँ हैं उनको तस्लीम किया जाए। अगर किसी में नहीं है, नहीं मानते, वो एक अलग बात है। अगर किसी में है, उनको जब नहीं माना जाता तो फिर जो है ये उस शख्स के लिए बड़ी ट्रेजेडी होती है। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है अपने आप को सँभालने के लिए। जी जी। तो इसके साथ भी ऐसा ही है, ठीक है? एक तो इसके पास कोई ऐसी एप्रिसिएशन वाली कोई बात है नहीं, और जो है उसको कोई मानता ही नहीं है। आफ्टर शी जी ड्रॉप्स आउट, जब वो कॉलेज से उसको ड्रॉप कर दिया जाता है, शी मेंटेन्स हरसेल्फ इन अ वर्ल्ड ऑफ फिक्शन, तो ख्याली दुनिया का हिस्सा बन जाती है बाय नॉट टेलिंग हर मदर, अपनी माँ को भी नहीं बताती, एंड शी ड्रॉप दैट शी ड्रॉप्ड आउट, एंड के वो जो है उसको यहाँ पे आवाज होना चाहिए शी वाज ड्रॉप्ड आउट, या उसको यानी जी। निकाल दिया गया था, एंड प्रिटेंडिंग टू कंटिन्यू। सर ड्रॉप आउट का मतलब ये भी तो हो सकता है कि उसने मतलब छोड़ दिया, उसने ड्रॉप कर दिया चलें, ना, यूं भी कहा है, उसने छोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए वॉज शायद ना लगे, शी चलें, ड्रॉप्ड। ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। तो अगर उसको निकाल दिया गया वो मूवी है में तो फिर, देखूंगी तो उससे कंफर्म हो जाएगा। अगर उसने खुद छोड़ा है तो फिर तो ठीक है, फिर वाज नहीं आता। अगर इसको निकाल दिया गया फिर वाज आना चाहिए। ठीक है। एंड प्रिटेंडिंग टू कंटिन्यू टू गो टू स्कूल, अब ये खुद ही है, वो ड्रॉप आउट क्यों करेगी? अब हो सकता है इसने खुद ही छोड़ दिया हो कि मैं वहाँ पे एडजस्ट, मेरे सारे जो है उसने मेरा खुद ही मजाक छोड़ा है। हाँ मजाक उड़ाते हैं, तो ऐसे ही है फिर, ठीक है, शी ड्रॉप्ड आउट, उसने खुद ही छोड़ दिया। एंड प्रिटेंडिंग, और उसने ये जाहिर किया टू कंटिन्यू टू गो टू स्कूल, कि वो स्कूल जा रही है एवरी डे वाइल इंस्टेड विजिटिंग द जू, लेकिन इसके बजाय वो कॉलेज जाने के बजाय वो जू में क्लास चली में पढ़ जाती, रही हूँ। जू में चली जाती, एंड द ज्यूल बॉक्स, और ज्यूल बॉक्स कोई होगा जहाँ से वो शॉपिंग वगैरह करती हैं, जी वहाँ से वो ये है, किस शॉप का नाम होगा कोई। Both these places are representing places of illusion, ये ड्रीम्स एंड फैंटेसी, ये सारी ये दोनों जगह जो है ऐसी हैं जहाँ पे फैंटेसी या और ड्रीम्स और इल्यूजन यानी अनरियल जो है, ठीक है, इल्यूजन अनरियलिस्टिक जो है जी जी। ऑब्जेक्ट जो हैं वो उनकी हुकूमत है, यानी इन्हीं चीज़ों की की खातर जो है ये बनाई गई हैं। Laura's change briefly into ये कभी reality comes, लारा's change, लारा का में जो तब्दीली है, लारा की तब्दीली ब्रीफली थोड़ी देर के लिए, into reality हकीकत हकीकत की दुनिया में comes उस वक्त आती है when Jim O'Connor Connor arrives for dinner, जब वो जो है जिम कॉर्नर जो है उसके घर में जब आता है, तो तब जो है वो महसूस करती है कि रियल वर्ल्ड वो नहीं है जिसमें वो रह रही है, बल्कि दैट इज द कंपनी ऑफ जिम कॉर्नर, और मोर प्रिसाइजली या यूं कहना चाहिए व्हेन जिम एंड लॉरा आर टॉकिंग आफ्टर डिनर, जब लारा और जिम आफ्टर बातें करते हैं डिनर के बाद, तो तब जो है उसको महसूस होता है कि उसने जो है वो फजूल अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर रही है, उसको बामकसद बनाना चाहिए, शादी करनी चाहिए वगैरह। शी कम्प्लीटली ओपन्स अप टू हिम, वो उसको जी दिल की बात बता देती हैं। शी टेल्स हिम ऑफ हाउ शी लेट हर डिसेबिलिटी गेट इन हर वे, उसने बताया कि वो सारा मसला जो है उसकी पाँव खराब होने की वजह से ही हुआ है, जी ये सर ठीक कल है। भी पढ़ा था हमने। हाँ, she tells him of how she was and still
is for that matter, अभी तक वो इस मुश्किल में ही है। Very shy, इस वजह से वो बहुत shy है। And didn't have luck मेकिंग फ्रेंड्स, और उसके बाद जो है उसकी किस्मत अच्छी नहीं है कि दोस्त उसके हों। एंड शी इवन एडमिट्स, वो ये भी मानती है टू हिम, यानी उसको ये बताती है दैट शी लाइक्ड हिम इन हाई स्कूल, यानी जब वो इकट्ठे पढ़ते थे तो वो उसको अच्छा लगता था। आफ्टर टॉक, बेटा एक मिनट कॉल आ गया। जी जी सर। हेलो जी, वालेकुम सलाम बेटा। अच्छा जी, रिजवान सब कैसे हैं? केड़ा गेट रिजवान केड़ा गेट ले लो चुगताई साहब। ऑपरेटर हो गया बंदा, ऑपरेटर हो गया बंदा भूल सकता भला कोई। बस जान ठीक है। अच्छा मुझे ना मतलब मैं थोड़ा टाइम देता, मैं क्लास में हूँ हैं? हाँ हाँ ठीक है बेटा। और मुझे मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे अपनी इजाज़त लेना पड़ रही है, मैं ज़रा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ओके बेटा, ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, हेलो। सर ये सारा कल वाला ही है। हाँ वही है, ठीक है। अब वो जो है आफ्टर सर टॉक फॉर अ व्हाइल, थोड़ी सर देर के आप लिए। नेक्स्ट पेज कर लें, कोई मसला नहीं है, ये मुझे समझ आ गया हुआ है। चले अब ये जो है, चले 2 लाइनें रहेंगी, मैं इसको पढ़ ही देता हूँ। आफ्टर टॉक फॉर अ ये अभी व्हाइल। आगे भी बहुत लंबा पड़ा हुआ है ना, इसलिए मैं कह रही थी। अच्छा वो मैंने चले, अभी अभी रीड किया तो मुझे आता है। ठीक है चले। अब ये क्वेश्चन 5, हेलो, जी ये देख लें। क्वेश्चन 5 स्टार्ट करूँ कि जी जी ये जो देख है लें। अच्छा चलें। अब अमांडा जो है विंग वो सर फील्ड, ये कल करना तो बता दें। क्या चीज़ बेटी? बाकी कल करना है। 4 क्वेश्चन रह गए इस पास्ट पेपर के। चलें फिर ये 4 बाकी जो है इसको कल कर लेंगे, यहाँ से आगे जो है ऑनवर्ड क्वेश्चन सर 5। अगर मैं आपको कल कहूँ कि आप कल की बजाय संडे को क्लास ले लें, तो आप ऐसा कर सकेंगे? हाँ कर लेंगे। अब लेकिन अब मैं अगर मैं मॉर्निंग में बिजी नहीं होता हूँ, क्योंकि कभी कभी मुझे मॉर्निंग में किसी और जगह पे काम करना पड़ता है, तो अगर नहीं मैं संडे को बिजी नहीं होता हूँ तो फिर मैं, अगर बिजी हुआ तो शाम को, अगर मैं बिजी नहीं तो फिर ठीक है 12 o'clock, जो भी टाइम सूट करे आपको। चलिए ठीक है, मैं आपको कल ना पूरा मतलब कंफर्म बता दूंगी, क्योंकि हाँ शायद हम घर पर ना हो उस टाइम पर। ठीक है बेटा, ठीक है, सही है, ओके, विल डू चलिए दैट। ठीक है, तो ये ओके, कल कंटिन्यू कर। ओके, बेस्ट ऑफ लक ओके बेटा, सर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह।